गैमेट स्टडी सेंटर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता है। हम लोग यूपी टीजीटी में पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों का हल व परिचर्चा करते हुए वर्ष 2010 में आए हुए प्रश्नों पर पहुँचे हैं। हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास और सिविक्स विषय के प्रश्नों पर परिचर्चा कर रहे हैं। इतिहास विषय पर मैं राजेश सर और सिविक्स व पॉलिटिकल साइंस के विषय पर डॉक्टर पवन कुमार सिंह परिचर्चा प्रस्तुत करते हैं। परिचर्चा के साथ आप लोग ये ध्यान रखिए, जो प्रश्न आपको कठिन प्रतीत हो रहे हैं उनका नोट्स बना लीजिए, उसका बार बार रिवीजन करिए। प्लस जो है आपके एथेंटिक बुक, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि टीजीटी या पीजीटी की रणनीति क्या होगी, वहाँ पर दिया गया है, वहाँ से ले लीजिए। कुल मिला करके आप जितना पढ़ें उससे अधिक रिवीजन करें और रिवीजन पढ़ने के 2 से 3 दिन के अंदर में कर लें, अर्थात रिवीजन भूलने से पहले कर लें। और हम लोग करते क्या हैं कि जब भूल जाता है, जब हमको याद नहीं रहता है, तब रिवीजन करते हैं, तो फिर वो नया और ताज़ा होता है। इसलिए रिवीजन की एक आवृत्ति बना लें, एक बारंबारता बना लें, उसी के हिसाब से रिवीजन करते रहें ताकि कोई भी चीज़ जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो भूले ना, आपको याद रहे और आप परीक्षा में जाइए, प्रश्न पढ़िए, विकल्प देखिए, तुरंत तेजी से उत्तर मार दीजिए। उत्तर मार करके आप जो है रिजल्ट की प्रतीक्षा ना करिए। रिजल्ट अगर आपने सही पेपर किया है तो आपके मनोनुकूल आएगा और आपको वह शिक्षक बनाएगा, जिससे आप अपने घर, अपने गांव, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। चलिए हम लोग जो है वर्ष 2010 के टीजीटी के इतिहास विषय में आए हुए प्रश्नों पर पहली क्लास को शुरू करते हैं। आइए, प्रश्न नंबर 1 है जो भाग 1 से लिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 है, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोट से उपयुक्त सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया गया है दयानंद सरस्वती, खान अब्दुल गफ्फार खां, राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर। और सूची 2 में दिया गया है, इनके संस्थाएं संगठन है खुदाई खिदमतगार, तत्वबोधनी सभा, आर्य समाज और ब्रह्म समाज। तो आइए हम लोग देखते हैं। दयानंद सरस्वती ना, दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में स्थापना किसका किया था? आर्य समाज की ना। कब किया था दयानंद सरस्वती ने? 1875 में। इसमें देखिए थर्ड में क्या है, यहां लिख लेते हैं, परीक्षा में भी यहां लिख लीजिए अपने पेपर पर ही, ताकि इधर उधर भटकना ना पड़े। अगला है खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां उत्तर पश्चिम में जो है पठानों के बहुत बड़े नेता थे। इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका भी जारी की थी। जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, कब? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तब उन्होंने पश्चिमोत्तर में एक संगठन बनाया था, खुदाई खिदमतगार। इस संगठन के लोग लाल कपड़े पहना करते थे, इसलिए इसको आंदोलन कहा, लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया। और इसके द्वारा पख्तून नामक पत्रिका भी जारी की जाती थी। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। मतलब खान अब्दुल गफ्फार खां को जोड़ना खुदाई खिदमतगार से, तो यहाँ 1 लिख लीजिए, फर्स्ट लिख लीजिए, ठीक। अगला है राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत सी चीजें हैं। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी ना। ये देखो ब्रह्म समाज है, कब किया था? 1828 में। तो यहाँ 4 लिख लेते हैं। अगला है देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी ब्रह्म समाजी थे। इन्होंने 1839 में, कब? 1839 में तत्वबोधनी सभा की स्थापना की थी और तत्वबोधनी पत्रिका को भी निकाला था।
कब निकाला था? 1839 में। तो तत्वबोधिनी यहाँ सेकंड है। ऐसा विकल्प जिसमें थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड हो, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड हो, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड विकल्प नंबर 1 में है, इसलिए विकल्प नंबर 1 सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। अब भाग 2 से जो इतिहास वाला खंड है वहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रश्न 2 है, पद्मावत के रचयिता कौन है? विकल्प है सूरदास, कबीरदास, जायसी और तुलसीदास। तो पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में है, ठीक है, अवधी में है। इसको लिखा किसने है? मलिक मुहम्मद जायसी, मलिक मुहम्मद जायसी ने इसको लिखा है। समझ रहे हैं? इसको कब लिखा है इन्होंने? 1520 ईस्वी से शुरू किया और 1540 ईस्वी में, 1540 से 45 किसका शासन था? शेर शाह सूरी का ना। शेर शाह के शासन काल में इसको पूरा किया है, इसलिए इसमें सही विकल्प 3 है जो दिया है जायसी। आइए इसको थोड़ा हम लोग और देख लेते हैं ना। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। सन 1493 में अवध में स्थित जायस नामक गांव में उत्पन्न होने के कारण जायसी के नाम से प्रसिद्ध हुए। मलिक मोहम्मद नाम था, जायस में पैदा हुए थे, इसलिए जायसी हैं। जायसी ने पद्मावत के अतिरिक्त अखरावट, आखिरी कलाम की भी रचना की है। समझ रहे हैं? पद्मावत तो हम सबको पता है, अखरावट भी है इनकी रचना और आखिरी कलाम भी है। पद्मावत की रचना तिथि कवि ने इस प्रकार दिया है, सन 100 से 27 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। इस प्रकार पद्मावत की रचना 927 ही 1520 ईस्वी के लगभग में प्रारंभ हुई। लगभग 20 वर्ष पश्चात शेर शाह के शासनकाल माने 1540 में पूर्ण हुई। परंपरा के अनुसार उसने ग्रंथ के आरंभ में तत्कालीन शासक बादशाह सम्राट शेर शाह की प्रशंसा की है और क्या कहा है वो देखिए। शेर शाह दिल्ली सुल्तानू, चारहु खंड तपय जस भानु, ओही छाज राज और पाटू, सब राखें भुई धरा ललाटू। आप कहेंगे सर इन सब की क्या जरूरत थी? इन सब की जरूरत है, जब परीक्षा में आपको कन्फ्यूज करेंगे तो ये आपको दोहा याद आएगा, जब याद आएगा तो आप सही उत्तर पर पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं? आगे चलें। क्वेश्चन है, ताजुके जहांगीरी किसने लिखी है? बदायूनी, जहांगीर, वर्नी और अबुल फजल। किसने लिखा है? ताजुके जहांगीरी को हम लोगों ने पढ़ा है तुजुके जहांगीरी ना। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने सुना है, पढ़ा भी है, तुजुक ए बाबरी पढ़ा है। इसी को कहते हैं बाबरनामा कहते हैं ना। ये है क्या? ये आत्मकथा है ना। किसकी आत्मकथा है? ये बाबर की है। किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है। समझ रहे हैं? और किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की में लिखा गया है। समझ में आया? तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखा गया है। इसी तरह से तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, समझ रहे हैं? इसी तरह से तुजुक ए जहांगीरी ये भी आत्मकथा है। ये क्या है? आत्मकथा है। ये भी आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? जहांगीर की है। किसने लिखा है? जहांगीर ने लिखा है। और किस भाषा में लिखी गई है? फारसी में लिखी गई है। अंतर, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा तुर्की में है, तुजुक ए जहांगीरी फारसी में है। समझ रहे हैं? इसमें 16
17 वर्ष का जो कथा है उसको लिखा है किसने? जहांगीर ने। फिर 17 से 19 माने 2 वर्ष का इतिहास लिखा है मोतमिद खां ने, इनकी आत्मकथा। ठीक, उसके बाद इसका अंत किया है, पूर्ण किया है, अंत नहीं पूर्ण किया है किसने? मोहम्मद हादी ने। और प्रस्तावना भी लिखी है मोहम्मद हादी ने। अगर कभी पूछता है तुजुक जहांगीरी की प्रस्तावना किसने लिखी है, तो अब समझ में आया ना किसने लिखी है? जहांगीर ने लिखी है। ये जहांगीर की आत्मकथा है, इसलिए विकल्प नंबर 2 इसमें सही है। आइए, जहांगीर द्वारा फारसी में लिखित आत्मकथा है। पुस्तक की प्रस्तावना मोहम्मद हादी ने लिखी है, उसी ने तुजुक की जहांगीरी को पूर्ण भी किया है। समझ रहे हैं? चलिए आगे। अपने शासनकाल की शुरुआत से 16 या 17 वर्ष का इतिहास स्वयं जहांगीर ने लिखा है। 17 से 19 वर्ष 2 वर्ष का इतिहास मोतमिद खां ने लिखा है। अंतिम रूप से इस पुस्तक को मोहम्मद हादी ने पूरा किया, जो बात हमने कर ली है। इसके मुख्य पृष्ठ का चित्रांकन अबुल हसन ने किया है ना। अबुल हसन जहांगीर का सर्वप्रिय चित्रकार, जिसको नादिर उल जमा की उपाधि भी दी गई है। जहांगीर ने इसमें अकबर को सर्र आसियानी अर्थात तो स्वर्ग में रहने वाला कहा है। ये तो हो गया तुजुक जहांगीरी के बारे में। मोतमिद खां का नाम बार बार आ रहा था, तो उनकी पुस्तक जान लीजिए, इकबाल नामा ए जहांगीरी। मोतमिद खां ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इकबाल नामा ए जहांगीरी। एक है ख्वाजा कामगार, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मयासिर ए जहांगीरी। तो तुजुक ए जहांगीरी के साथ में इकबाल नामा ए जहांगीरी, मयासिर ए जहांगीरी को भी जान लिया गया है। हम लोग आगे चलते हैं। बुलंद दरवाजा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? नंबर 1 राजपूतान ना, नंबर 2 मारवाड़ विजय, नंबर 3 गुजरात, नंबर 4 दक्कन। तो आइए इसको समझा जाए। अकबर ने जो है क्या किया? 1572-73 में जीता गुजरात की विजय की। गुजरात का विजय को स्मित सबसे द्रुतगामी इतिहास का आक्रमण मानते हैं, वो सब देखेंगे। जब विजय की तो उसने आगरा के पास था सीकरी। इस सीकरी का नाम क्या किया? बदल दिया। बदल कर इसका नाम रखा फतेहपुर सीकरी। समझ गए? जो सीकरी था गुजरात विजय के बाद अकबर ने उसी का नाम रख दिया फतेहपुर सीकरी। और इस फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद थी। क्या थी? जामा मस्जिद के मुख्य द्वार था। उस मुख्य द्वार पर उसने बनवाया दरवाजा, जिससे सबसे ऊंचा होने के कारण कहते हैं बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय के बाद जब फतेहपुर सीकरी का नाम बदला, जामा मस्जिद के मुख्य द्वार पर जो दरवाजा बनाया वह बुलंद दरवाजा कहते हैं। यह विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। समझ गए? अब आइए देखिए विकल्प को। करा किसकी विजय? तो गुजरात विजय, इसलिए विकल्प नंबर 3 इसमें सही है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि गुजरात विजय अकबर के लिए महत्वपूर्ण क्यों था, अर्थात गुजरात विजय अकबर क्यों करना चाहता था, उसको समझ लिया जाए। साथ में
द्रुतगामी आक्रमण कैसे हुआ, फिर गुजरात गया तो पुर्तगालियों से मिला, समुद्र देखा, इन सब के बारे में आइए विस्तार से देख लेते हैं। गुजरात विजय 1572 के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, वैदेशिक व्यापार को गति देने के लिए यहाँ के भड़ौच बंदरगाह पर अधिकार अनिवार्य था। भड़ौच पर अधिकार करना चाहता था। पुर्तगालियों को नियंत्रित करना, क्योंकि हज यात्रियों को लूटते थे। गुजरात विजय का एक उद्देश्य था पुर्तगालियों को नियंत्रित करना भी। गुजरात समस्त विद्रोहियों का शरणस्थली बन गया था। जो लोग विद्रोह करते थे गुजरात भाग जाते थे। अकबर एक अखिल भारतीय साम्राज्य निर्माण करने को इच्छुक था, अतः उसने इस अभियान को भी साम्राज्यवाद की परिधि में रखा जाना चाहिए। उसे गुजरात तक पहुंचने के लिए राजपुताना का पतन अनिवार्य था। इसी समय अकबर ने मुल्लाओं को वचन दिया था कि वह गुजरात में महदवी आंदोलन बंद करा देगा, परंतु विजय पश्चात उसने ऐसा नहीं किया। गुजरात का समकालीन शासक था मुजफ्फर तृतीय, जिसका संरक्षक था एतियाद खां। एतियाद खां ने अकबर को गुजरात विजय हेतु तो आमंत्रित किया। अकबर गुजरात जीत लेता है। दिसंबर 1572 में सरनाल के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया जाता है। सरनाल के युद्ध में, समझ रहे हैं। इसी समय अकबर ने भगवान दास को एक निशान और नकारा प्रदान किया। इसी युद्ध में भगवान दास का छोटा जो पुत्र है भूपत राय मारा जाता है। भूपत राय की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए अकबर जो है हरखाबाई को आमेर भेजता है। फिर उसके बाद उसने मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का सूबेदार बनाया। पहली बार जब जीता तो किसको बनाया? मिर्जा अजीज कोका को। टोडरमल को गुजरात की लगान व्यवस्था का दायित्व सौंपा और आगरा लौटाया। अकबर के आगरा पहुंचते वहां पुनः विद्रोह हो गया। अब्दुल्ला सुल्तानपुरी के साथ भारमल को आगरा का प्रभारी बनाकर 9 या 11 दिनों में ही गुजरात वह अहमदाबाद आ गया, जिससे विद्रोहियों की रीढ़ टूट गई। अब आप समझो, उस समय जब परिवहन के साधन केवल घोड़े हुआ करते थे, तब वह आगरा से गुजरात 9 या 11 दिन में ही पहुंच गया। समझ रहे हैं। इसी समय अकबर ने पुर्तगाली वायसराय एंटोनियो नोरोना के दूत एंटोनियो काब्राल से कार्टज प्राप्त किया था। एक प्रश्न बनता है, किस शासक ने पुर्तगालियों से कार्टज प्राप्त किया था? अकबर। इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने कहा, द्वितीय गुजरात अभियान ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण था, फास्टेस्ट अटैक था, हिस्टोरिकल फास्टेस्ट अटैक। समझ रहे हैं। आरिफ कंधारी इतिहासकार के अनुसार खंभाइत में ही अकबर ने पहली बार समुद्र देखा, मतलब खंभात की खाड़ी में पहली बार समुद्र देखा, ओमान की खाड़ी को देखा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी किया। इसी विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूं, यह किसने कहा था? ना। विकल्प 1 है बलबन, 2 है अलाउद्दीन खिलजी, 3 है फिरोज शाह तुगलक, 4 है रजिया सुल्तान। मतलब यह है कि शरीयत क्या कहती है उससे मुझे मतलब नहीं है, जो राज्य के हित में होगा उससे मतलब है। तो आइए इसको समझा जाए। हम लोगों ने बलबन का राजत्व समझा है, तो अलाउद्दीन खिलजी का भी राजत्व समझते हैं। किसका? अलाउद्दीन खिलजी। हम लोग शार्ट में एक कहेंगे, हाँ, ताकि अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व है वो 3 बिंदुओं पर है। पहला है सुल्तान की निरंकुशता, जो अलाउद्दीन खिलजी के काल में सर्वोपरि थी। दूसरा है धर्म और राजनीति का पृथक्करण,
का पृथक्करण, समझ रहे हैं। और चौथा है साम्राज्यवाद, जिसमें वो सिकंदर सानी इन सब की उपाधियां धारण करता है। अब ये है राजत्व, जिसमें धर्म और राजनीति को पृथक करता है। और उसने जो बयाना के, कहाँ के, बयाना के काजी हैं, बयाना के काजी नाम है मुगीसुद्दीन। मुगीसुद्दीन से राज्य के संबंध में शरीयत में क्या कहा गया है, 4 प्रश्न करता है, समझ रहे हैं। शरीयत उसका क्या उत्तर देती है। एक प्रश्न था राज्य में हिंदुओं की स्थिति, क्या था, हिंदुओं की स्थिति। दूसरा है प्रश्न था देवगिरी का जो धन मिला है, देवगिरी से धन जो मिला है उस पर सुल्तान का अधिकार अलाउद्दीन खिलजी का कि राजकोष में जाएगा, समझ रहे हैं। तीसरा ये है राजकोष से सुल्तान कितना व्यय कर सकता है, सुल्तान का व्यय। चौथा है क्या सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी मृत्युदंड व अंग भंग की सजा दे सकता है। यह बात जो है उसने बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से पूछा कि इन प्रश्नों पर शरीयत क्या कहता है, बताइए। तो अब आइए एक प्रश्न देखते हैं। पहला था हिंदुओं की स्थिति, बोला राज्य में हिंदुओं का कोई स्थान नहीं है, उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें जजिया देकर राज्य में रह सकते हैं, लेकिन राज्य पर दावा नहीं कर सकते हैं। देवगिरी से जो धन मिला है अलाउद्दीन खिलजी का है कि राज्य का है, तो शरीयत कहता है मुगीसुद्दीन के अनुसार यह राज्य का धन है, ठीक है। फिर कहता है राजकोष से जो धन है उसका सुल्तान कितना खर्च कर सकता है, बोले अलाउद्दीन खिलजी पर निर्भर करता है, वह अपने जो है गरिमा और महत्व के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी कर सकता है। मृत्युदंड या अंग भंग, बोले सुल्तान, शरीयत कहता है सुल्तान सजा दे सकता है, लेकिन अंग भंग और हाथ काटने की सजा वह नहीं दे सकता है, अंग भंग और हाथ काटने की सजा नहीं दे सकता है। इसी बात पर प्रतिक्रिया स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि जो राज्य के लिए उपयोगी होगा, जो राज्य के लिए जरूरी होगा वह मैं करूंगा। शरीयत क्या कहता है, इस्लामी क्या कानून क्या कहता है, उसको मैं नहीं मानूंगा। यहीं से जो है धर्म और राजनीति का पृथक्करण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कर दिया जाता है। अब देखिए प्रश्न क्या था कि मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या गैर कानूनी, राज्य की आवश्यकता के लिए यह बात कौन कहता है, अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए विकल्प नंबर 2 इसमें सही है। आइए इसको देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत में मुख्यतः 3 विषय थे, शासक की निरंकुशता, धर्म और राजनीति का पृथक्करण और साम्राज्यवाद। उसके काल में निरंकुशता चरमोत्कर्ष पर थी। अलाउद्दीन राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता था। उसके अनुसार राज्य एवं प्रशासन से संबंधित विषय शरीयत के नियमों और आदेशों से अलग हैं। एक बार अलाउद्दीन ने महत्वपूर्ण विषयों पर शरीयत के आदेशों के संबंध में बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से कुछ प्रश्न किए। इन प्रश्नों का संबंध 4 मुद्दों से था। राज्य में हिंदुओं की क्या स्थिति होनी चाहिए, देवगिरी से प्राप्त धन पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार है अथवा नहीं है। तीसरा प्रश्न था राजकोष का कितना सुल्तान के खर्च के लिए लिया जा सकता है। चौथा है मृत्युदंड या अंग भंग की सजा देने का अधिकार सुल्तान को कहां तक है, समझ गए। उसके बाद काजी मुगीसुद्दीन का उत्तर आता है, क्या कहते हैं, राज्य की हिंदू प्रजा का कोई अधिकार नहीं था, बल्कि उसे केवल शासकों को कर देना था। वह जजिया देकर राज्य में रह सकते थे, परंतु उसका राज्य पर कोई दावा नहीं था। देवगिरी से प्राप्त धन को नियमतः राजकोष का अंग समझना चाहिए। राजकोष से सुल्तान को अंश प्राप्त करने के लिए अधिकार का निर्धारण अलाउद्दीन पर छोड़ दिया।
वह शासक की गरिमा और महत्व को बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार खर्च कर सकता था। सजाओं के प्रश्न पर काजी ने स्पष्ट किया, सुल्तान दंड देने में सक्षम है परंतु हाथ काटने और अंगभंग की सजा देने में सक्षम नहीं है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अस्वीकार किया। बरनी के अनुसार उसने काजी मुगिसुद्दीन से कहा, भले ही मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है, फिर भी राज्य के हित के लिए जो निर्णय लेना आवश्यक होगा वह लिया जाएगा, भले ही वह शरअ के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। यही बात तो प्रश्न में थी ना, अर्थात राज्य के हित में जो निर्णय लेना होगा वह लिया जाएगा, भले ही वह शरीयत के प्रतिकूल हो, अर्थात राजनीतिक निर्णयों में राज्य के हित को प्राथमिकता दी जाएगी, ना कि शरीयत के आदेशों को। अब मुझे लगता है आप उस कथन को पूरी तरह से समझ गए होंगे। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या है? 6 है, मनसब क्या था? 1 कार्यालय, विकल्प 2 ओहदा, विकल्प 3 जागीर, विकल्प 4 जाट। ये दिया है 4 विकल्प। आइए हम लोग समझते हैं कि मनसब है क्या। समझ रहे हैं? मनसब ना, मनसब जो है अरबी भाषा के एक शब्द है, मनसिब से बना है। मनसब अरबी भाषा के शब्द मनसिब से बना है। डॉक्टर इम्तियाज अहमद की किताब में इसको बताया गया फारसी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा के मनसिब से बना है, जिसका मतलब होता है पद, स्थिति व श्रेणी। समझ गए? पद, स्थिति व श्रेणी, ये हुआ मनसब का अर्थ है। समझ रहे हैं? और जो मनसबदार होता था, मनसबदार जो होता था वह ऐसा अधिकारी होता था, क्या होता था? ऐसा अधिकारी होता था जिसको शाही सेना में पद या स्थिति या श्रेणी प्राप्त होती थी। समझ रहे हैं? ये था, ऐसा अधिकारी था जिसको पद, श्रेणी या स्थिति प्राप्त होती थी, मतलब जिसको ओहदा प्राप्त होता था सेना में, वही मनसबदार होता था। तो इस विकल्प में क्या सही होगा? इस विकल्प में देखिए क्या दिया है, विकल्प 2 ओहदा ना, प्राप्त होता था, उसी को मनसबदार कहा जाता था। अब इस जो मनसबदारी व्यवस्था है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। कब की थी? अपने शासन के 19वें वर्ष, अपने शासन के 19वें वर्ष की थी। कब की थी? 1575 ईस्वी में की थी। और कहाँ से प्रेरित था? अकबर ने इसको कहाँ से लाया था? अकबर जो है मंगोलों की सेना में दशमलव प्रणाली पर गठित होती थी, उसी के से इसको प्रेरित होकर के मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। और मनसबदारी व्यवस्था में समझ रहे हैं, पहले तो जो है एकल अंक थे, उसी से उनके जो है पद, स्थिति, इन सब का बोध होता था। बाद में अकबर ने ही 1591 ईस्वी में 2 पद कर दिया, युगल पद कर दिया। जैसे 5000 भागा 5000 बटा 5000, 3000, 1000। इसमें देखिए 2 पद हुए ना, 1 5000, 5000, 3000, 1000 हुए कि नहीं? 2 पद।
तो जो ऊपर का पद होता था उसको कहते थे जात। यही जात है जो उसकी अन्य जो है सरदार थे, अन्य जो अधिकारी थे, उनसे उसकी स्थिति, पद और श्रेणी को स्पष्ट करता था, और इसी जात के हिसाब से उस मनसबदार का वेतन निर्धारित किया जाता था। समझ रहे हैं? इसी जात के आधार पर उस मनसबदार का वेतन निर्धारित किया जाता था। और सवार, दूसरा जो पद है ये वाला, क्या था? सवार। जात और सवार को इंट्रोड्यूस किया गया था। सवार का मतलब था उसके अधीन घुड़सवार सेना कितनी रहेगी। ये घुड़सवारी दस्ते की संख्या बताता था, मतलब उस मनसबदार के सैनिक दायित्व को बताता था। तो अब हम लोग समझ गए मनसब का मतलब क्या होता है, ओहदा होता है। आइए इसको पढ़ भी लेते हैं। अरबी भाषा के शब्द मनसिब से मनसब की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ पद अथवा श्रेणी अथवा स्थिति होता है। मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी था जिसे शाही सेना में एक पद, श्रेणी अथवा स्थिति प्राप्त थी। ये बात हुई। अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष 1575 में विकसित की, जो मंगोल मध्य एशिया सैन्य संगठन के दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। कई बार प्रश्न पूछा है, मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? अकबर। शासन के 19वें वर्ष 1575 ईस्वी में। इस व्यवस्था के अंतर्गत अकबर ने प्रशासन के 3 प्रमुख अंगों अर्थात सामंत वर्ग, सेना, नौकरशाही को एक समान व्यवस्था के अंतर्गत संगठित किया। प्रारंभ में मनसब का अंक एकल होता था, जिसमें अधिकारी का पदक्रम, वेतन और सैनिक दायित्व सभी का स्पष्टीकरण होता था। बाद में 1591 में मनसब का अंक 2 अंकों को जोड़ के रूप में हो गया, जैसे 5000 बटा 5000, 2000 बटा 1000। इसमें पहले जोड़ा गया अंक जात है मनसब कहलाता था, दूसरा अंक सवार मनसब कहलाता था। बात हुई अभी। जात मनसब द्वारा किसी व्यक्ति का अधिकारियों के बीच स्थान या वरीयता का निर्धारण होता था, इसी के अनुसार वेतन निर्धारित होता था। सवार मनसब द्वारा किसी व्यक्ति के सैनिक दायित्व का निर्धारण होता था। समझ गए? अब इसको मनसबदारी व्यवस्था के बारे में और आपको जानना है तो गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट है यूपी टीजीटी वर्ष 2004 की जो निरस्त परीक्षा थी, तीसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 50 पे जाइए। उसके बाद देखिए 2009 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, वहां जाइए देखिए, और जो बातें हैं मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में उसको भी आत्मसात करिए। आगे चलते हैं, संख्या 7 पर चलते हैं हम लोग। 1857 सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? कानपुर, विकल्प 2 झांसी, विकल्प 3 ग्वालियर, विकल्प 4 मेरठ। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, टीजीटी में आपको पूछा गया है। 29 मार्च 1857 में कहां विद्रोह हुआ था? बैरकपुर में। किसने किया था? मंगल पांडे ने। पता है सबको, मंगल पांडे ने किया था। और मंगल पांडे को फिर 8 अप्रैल 1857 में फांसी पर लटका दिया गया था, ये भी पता है सबको। उस 10 मई 1857 में मेरठ में विद्रोह किया था। कहां पर किया था? मेरठ में विद्रोह किया था। मेरठ में विद्रोह करने के बाद सैनिक जो है दिल्ली की ओर कूच किए। उसके बाद जून में जो है कानपुर में हुआ था ना, झांसी में हुआ था विद्रोह। तो इसमें है कहां से प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 में, इसलिए विकल्प नंबर 4 सही है। इसके लिए आप करना क्या है, गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट यूपी टीजीटी में जाइए, वर्ष 2005 की पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 16 को फिर से देखिए, आप और भी स्पष्ट हो जाएंगे और आपकी क्लियरिटी बढ़ जाएगी। ठीक। शक संवत कब प्रारंभ हुआ? विकल्प 1 है 56 ईस्वी, विकल्प 2 78 ईस्वी, विकल्प 3 है 56 ईसा पूर्व, विकल्प 4 है 78 ईसा पूर्व। समझ रहे हैं? तो शक संवत जो है प्रारंभ किया था कुषाण
शासक थे कनिष्क ने माना जाता है। कब किया था? 78 ईस्वी में, समझ गए, कनिष्क ने किया था। और इसलिए देखिए विकल्प 2 है 78 ईस्वी। अब जैसे वर्तमान में आज चल रहा है 2025, अगर इसको हमको बदलना है शक सम्मत में तो क्या करना है? हमको 78 माइनस कर देना है, समझ रहे हैं? ये 15, 8 गया 7, ये 11, ये 4 हो गया। अगर हम जो है 2025 को जो वर्तमान में चल रहा है इसको शक सम्मत में बदलेंगे तो 78 को घटा देंगे तो 1947 शक सम्मत आ जाएगा। इसी तरह से एक होता है विक्रम सम्मत ना, विक्रम सम्मत होता है जो शुरू हुआ था 57 ईसा पूर्व में, विक्रमादित्य ने शुरू किया था। अगर जो है वर्तमान में हमारा 2025 सन चल रहा है इसको हमको बदलना है विक्रमी सम्मत में तो प्लस कर देते हैं 57 को, तो 7, 5, 12, 1 हो गया ना, 5, 2, 7, 1, 8 हो गया। 2082 विक्रम सम्मत। अब आपने वर्तमान सम्मत को, वर्तमान सन को शक सम्मत और विक्रम सम्मत में भी बदलना जान गए हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न है 9 विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? 1850 में विकल्प 1, 1856 में, विकल्प 1870 में, विकल्प 1860 में। कब पास हुआ था? देखिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम आपने सुना होगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इन्हीं के प्रयासों से 1856 में कैनिंग ने विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। इसके नियम 15 द्वारा, कितने द्वारा? नियम 15 द्वारा क्या किया गया? विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई, विधिक मान्यता दी गई, समझ गए? साथ में इससे उत्पन्न पुत्र को वैध पुत्र मानने का प्रावधान किया गया, समझ गए? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से जो 1856 में कैनिंग ने विडो रीमैरिज एक्ट पारित किया था, उसके नियम 17 द्वारा ये सब किया गया। इसमें देखिए विकल्प 2 1856 सही है। और इसके लिए आपको क्या करना है? गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल जो है उसकी प्लेलिस्ट है यूपीटीजीटी, वर्ष 2009 के पहली क्लास के 19 नंबर क्वेश्चन पे जाइए। विधवा पुनर्विवाह के संबंध में या विधवाओं के संबंध में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता थे, चाहे बीएम मालावारी हो, चाहे श्रीनिवास हो, सबके बारे में दिया गया है, उसको देखिए, वो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है? विकल्प 1 है बिल्हड़, विकल्प 2 है भवभूति, विकल्प 3 है हेमचंद, विकल्प 4 है जयदेव ना। तो इसमें विकल्प 2 सही है। उत्तर रामचरितम के रचयिता है भवभूति हैं, जो कन्नौज के शासक थे यशो वर्मा, उनके दरबार में रहते थे। और जो उत्तर रामचरितम है इसमें सबसे महत्वपूर्ण खासियत क्या है? इसका जो अंत है सुखांत है। जैसे हमारा जो रामचरितमानस है उसमें क्या होता है, अंत में सीता और राम अलग हो जाते हैं ना, लेकिन इसमें सुखांत करते हैं और दिखाते हैं अंत में सीता और राम का मिलन हो जाता है। और यह जो है उत्तर रामचरितम की कथा
सुखांत ढंग से अंत होती है। इसके अलावा भवभूति की और रचनाएं हैं, मालती माधव, समझ गए, और है महावीर चरित, समझ गए। आप इसके लिए क्या करना है, वही गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट है यूपीटीजीटी वर्ष 2001 के भाग 2 के प्रश्न 34 पे जाइए, स्पष्ट जानकारी और मिलेगी, उसको देख लीजिए। प्रश्न है 11 है, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया गया है, पुस्तकें हैं महाभाष्य, कुमार संभव, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र। इसमें दिया गया है कालिदास, पाणिनि, चाणक्य और महाभाष्य। महाभाष्य क्या है, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर एक टीका है जिसको पतंजलि ने लिखा था, और पतंजलि 4 नंबर में दिया है ना, पतंजलि ने लिखा था, जो शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित थे, इसलिए इसमें पतंजलि हो गया। कुमार संभव गुप्तकालीन विभूति कालिदास के 7 महाकाव्य हैं, उसमें से एक कुमार संभव है, तो कालिदास नंबर 1 पे दिए गए हैं ना। अष्टाध्यायी अभी पता चला, व्याकरण का ग्रंथ है जिसको पाणिनि ने लिखा था ना, ये 2 हो गया। अर्थशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे फेमस है ना, नंबर 1 पर है। तो ऐसा विकल्प नंबर 3 पर है, चाणक्य या कौटिल्य ना, नंबर 3 पर। ऐसा विकल्प जिसमें 4 1 2 3 हो, क्या हो, 4 1 2 3 हो, है विकल्प 1 में, वही विकल्प इसमें सही है। कहीं कोई समस्या हो कमेंट सेक्शन में जाइए, पूछिए, उत्तर आपको तत्काल मिलेगा। प्रश्न 12 है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र कौन सा स्थान था। विकल्प 1 है कन्नौज, विकल्प 2 है थानेश्वर, विकल्प 3 है प्रयाग, विकल्प 4 है वाराणसी। बताइए सत्ता का प्रमुख केंद्र कौन था, आइए इसको समझते हैं। एक था थानेश्वर ना, जिसके शासक थे हर्ष, ठीक। दूसरा था कन्नौज, कन्नौज यहां पर जो है मौखरी वंश के शासक थे ग्रह वर्मा, ठीक। ये हर्ष की महन थी राजश्री, क्या नाम था, राजश्री। इनका विवाह हुआ था मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा से। और उसी समय जो है उत्तर गुप्त शासक थे देवगुप्त, और बंगाल के शासक थे शशांक। बंगाल के शासक कौन थे, शशांक। इन लोगों ने मिलकर क्या किया, कन्नौज पर अटैक किया। कन्नौज पर अटैक करने के बाद जो है गिरि वर्मा की हत्या कर दी, और राजश्री को कन्नौज के बंदी गृह में डाल दिया। जब यह बात हर्ष को पता चली तो उसने कार्रवाई की, और जब वह कन्नौज पहुंचा तो शशांक वहां से भाग गया था, तो उसने अपनी बहन को कन्नौज की शासिका बना दिया, समझ रहे हैं। और शासिका बना करके कन्नौज को, उसको हेल्प करने के लिए कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। किसने, हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बना लिया। इस तरह से थानेश्वर और कन्नौज दोनों पर एक ही वंश का शासन प्रारंभ हो गया। इसी समय से कन्नौज की महत्ता बढ़ गई, और कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बाद में त्रिकोणात्मक संघर्ष भी होता है, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट भाग लेते हैं। तो अगर इसको आप देखा जाए तो इसका उत्तर होगा, किसका महत्व बढ़ गया था, कन्नौज का बढ़ गया था। विकल्प 1 है। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हर्ष 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बना,
गद्दी पर बैठने के बाद उसका पहला कार्य अपने भाई के हत्यारे बंगाल के शासक शशांक से बदला लेना तथा बहन राजश्री को उसको कैद से मुक्त कराना था। इसी बीच हर्ष के ममेरे भाई भंड ने सूचना दी कि राजश्री कैद से निकलकर विंध्य के पर्वतों में भाग गई है। हर्ष ने बौद्ध भिक्षु दिवाकर की सहायता से राजश्री का पता उस समय लगाया जब वह चिता बना करके सती होने जा रही थी। हर्ष राजश्री को कन्नौज ले गया। हर्ष के वहां पहुंचने से पहले शशांक कन्नौज छोड़ दिया था। कन्नौज के मंत्रियों ने हर्ष से कन्नौज का सिंहासन ग्रहण करने के लिए कहा। ह्वेनसांग के अनुसार इस संदर्भ में हर्ष ने बोधसत्व अलोकितेश्वर से परामर्श लिया। फलस्वरूप राजश्री को शासिका बनाया। हर्ष ने अपने को शीलादित्य तथा उपनाम राजपुत्र कहा। राजश्री की सहायता देने के लिए हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की। अब थानेश्वर और कन्नौज के राजवंश एक हो गए थे, अभी बात हुई थी। कन्नौज पहले ही मौखरी शासकों के नेतृत्व में भारत का राजनीतिक केंद्र बन चुका था। हर्ष के समय में उत्तरी भारत का सबसे प्रमुख नगर बन गया। आगे आने वाली अनेक शताब्दियों तक कन्नौज साम्राज्य का केंद्र बना रहा। उसकी वही प्रतिष्ठा रही जो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र की प्रतिष्ठा थी। क्लियर? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 13 है, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान या प्रचार किया? नंबर 1 राम, नंबर 2 विकल्प विष्णु, 3 कृष्ण, चौथा शिव। तो बात हो रही है किसकी? वल्लभाचार्य की ना। तेलंगाना के ब्राह्मण थे, यहाँ पैदा हुए, वो सब अभी देख लेंगे। तो इन्होंने जो है अपना जो दर्शन दिया है वो है पुष्टि मार्ग। परीक्षा में पूछा गया है पुष्टि मार्ग किसका दर्शन है ना। और इसका उद्देश्य था पुष्टि मार्ग का श्री कृष्ण को वल्लभाचार्य श्रीनाथ कहते थे। क्या कहते थे? श्रीनाथ का यशगान करना। समझ गए? इनका दर्शन क्या था? पुष्टि मार्ग था। इस पुष्टि मार्ग का उद्देश्य क्या था? श्री कृष्ण श्रीनाथ के यशगान का प्रचार प्रसार करना था। समझ गए? दूसरा, वल्लभाचार्य जो है विजयनगर गए थे और विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक कौन थे? कृष्णदेव राय के समय ही गए थे। यहां पर इन्होंने क्या किया? यहां पर इन्होंने शंकराचार्य का नाम सुना होगा। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के सिद्धांत वो मायावाद का खंडन किया, तर्कों द्वारा खंडन किया। और इसके कारण वहां पर इनको एक उपाधि दी गई। क्या दी गई? जगत गुरु महामदा, जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य। समझ गए? क्या उपाधि दी गई थी? जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य की उपाधि दी गई थी। यह भी प्रश्न पूछता है जगत गुरु की उपाधि किसकी है? उत्तर आपको मिल गया है। इसके अलावा इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या किया? आचार्य शंकर का है ब्रह्म सत्यम ना, जगन मिथ्या। इसमें कहा गया है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव मिथ्या है। इसका खंडन किया और खंडन करके बताया कि जैसे ब्रह्म सत्य है वैसे जीव भी सत्य है। और जीव जो है ब्रह्म का अंश है और वह जो है भक्त के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है।
तो हम लोगों ने इसको समझ लिया। श्रीनाथ ये कृष्ण के उपासक थे, वल्लभाचार्य इनकी प्रचार प्रसार कर रहे थे। आइए इसको देख लेते हैं। वल्लभाचार्य तेलंगाना के ब्राह्मण थे। इनका जन्म 1479 ईस्वी में, मृत्यु 1530 ईस्वी में बनारस में हुआ था। समझ गए। एक अन्य मत के अनुसार इनका जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट चंपारण्य में हुआ था, ये भी जानते रहिए। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने वेद, पुराण, धर्मशास्त्र का ज्ञान अर्जित किया। इनके व्यक्तित्व पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव है, हमें पूछा जा सकता है। वल्लभाचार्य ने विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के दरबार में, अभी बात हुई थी, शंकराचार्य के अद्वैतवादी सिद्धांतों, वेदांत, मायावाद का खंडन करके ईश्वर की भक्त पर विशेष बल दिया। वहां उनको जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि दी गई, चर्चा हो गई है। इसके बाद उत्तर भारत चले गए। रामानुजाचार्य की भांति उन्होंने देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करके अपने दर्शन पुष्टि मार्ग का प्रचार किया ना। पुष्टि मार्ग का प्रमुख उद्देश्य श्री कृष्ण, जिसे श्रीनाथ कहते थे, कि यश लीला का गान करना। उन्होंने संन्यास ग्रहण नहीं किया, गृहस्थ जीवन में रहकर ही मोक्ष प्राप्त करने का संदेश दिया। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का विकास किया। उन्होंने शंकराचार्य के ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के सिद्धांत खंडन करते हुए यह प्रमाणित किया कि जीव ही उतना ही सत्य है जितना ब्रह्म है। उनके अनुसार सत्य ब्रह्म का जीव एक अंश है, अतः जीव अपने मूल स्रोत की भक्ति के बिना शक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है, जो कि दिव्य गुणों से संपन्न होने के कारण पुरुषोत्तम कहलाए हैं। इसी पुरुषोत्तम रूप में जीवन पूर्ण आविर्भाव रहता है, जीवन का पूर्ण आविर्भाव रहता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पूर्व मीमांसा भाष्य। क्या है? पूर्व मीमांसा भाष्य। दूसरा है उत्तर मीमांसा भाष्य ना, उत्तर मीमांसा भाष्य, इसी को अणुभाष्य कहते हैं। शुद्धाद्वैत की प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ है अणुभाष्य, समझ रहे हैं। अन्य रचनाएं वेदांत सूत्र की टीका, सुबोधिनी सिद्धांत, सिद्धांत रहस्य, भक्ति वर्धिनी, समझ गए। 1530 में काशी के हनुमान घाट पर गंगा में प्रविष्ट होकर जल समाधि ले ली। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, जिनको अकबर ने गोस्वामी की उपाधि तथा गोकुल एवं जयपुर की जागीरें दी, ये तथ्य भी जान लीजिए। औरंगजेब के दमन के कारण श्रीनाथ की मूर्ति को उदयपुर पहुंचा दिया गया, जहां वह नाथ द्वार के नाम से प्रसिद्ध हुई। 18वीं और 19वीं शताब्दी में वल्लभाचार्य संप्रदाय प्राच्य पूर्व का विशेषक्त भोगवादी संप्रदाय बन गया। यह प्रश्न बन सकता है। आइए आगे है, हम लोग जो है प्रश्न नंबर 14 पर विचार कर लेते हैं। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? यह प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज किसका दूत था? ग्रीक यूनानी थे सेल्यूकस ना, सेल्यूकस निकेटर जिनको कहा जाता है। इनकी और जो है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से संधि हुई। इस संधि में एक शर्त थी, एक जो है यूनानी राजदूत पाटलिपुत्र भेजा जाए और मेगास्थनीज जो है यूनानी राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य विकल्प नंबर 3 के दरबार में आया। यह 304 ईसा पूर्व से 304 ईसा पूर्व से 299 बीसी ईसा पूर्व तक रहा और मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन पर एक पुस्तक लिखी, इंडिका। समझ गए होंगे इसको। और इसको और बेहतर समझना है तो देखिए आपके प्लेलिस्ट में यूपीटीजीटी 2004 की निरस्त परीक्षा प्रश्न भाग 1 के प्रश्न नंबर 4 में है। इसके बाद देखिए 2004 की जो पुनर्परीक्षा हुई उसमें भी आया था 60 नंबर पर। 2009 के जो तीसरी क्लास थी 48 नंबर क्वेश्चन पे देखिए तो आपको जो है
अब पता चलेगा मेगास्थनीज इंडिका कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। आगे चलते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखा रहना, दुख भोगना, मध्यम मार्ग या सही मार्ग? तो बौद्ध धर्म जो है मध्यम मार्ग की बात करता है। अब इसको समझा जाए कि कैसे वो मध्यम मार्ग की बात करता है। आइए देखिए, बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद ना। प्रतीत समुत्पादवाद का जो शाब्दिक अर्थ है प्रत्यय पाकर उत्पत्ति होना। प्रतीत समुत्पाद मतलब होता है प्रत्यय पा करके उत्पत्ति होना। इसका मतलब है कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। अगर कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। इसका मतलब यह है कार्य कारण पर निर्भर है। इसका मतलब तो यही है ना, कार्य किस पर निर्भर है? कारण पर। और जो निर्भर होता है वो सापेक्ष होता है। जो निर्भर होता है वो क्या होता है? वो सापेक्ष होता है। और जो सापेक्ष होता है उसको हम पूर्णतः सत्य या पूर्णतः असत्य नहीं कह सकते हैं। क्यों? अगर हम पूर्णतः सत्य कहेंगे तो क्या खतरे हैं, और पूर्णतः असत्य कहेंगे तो क्या खतरे हैं। अगर पूर्णतः सत्य कहेंगे तो इसका मतलब उसका विनाश भी तो होता है, जरा मरण भी तो होता है। इसलिए अगर विनाश होता है इसलिए पूर्णतः सत्य नहीं करेंगे। पूर्णतः असत्य नहीं करेंगे क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है, अस्तित्व ना, उसका अस्तित्व है। इसलिए हम जो है ना उसको पूर्णतः सत्य कह सकते हैं ना पूर्णतः असत्य कह सकते हैं, उसको केवल सापेक्ष कह सकते हैं। इसी तरह से दो अतिवादी विचार है, ये अतियां हैं ना, दो अतिवादी विचार हैं जो धार्मिक क्षेत्र में बहुत प्रचलित हैं। वो अतिवादी विचार क्या है? शाश्वतवाद और उच्छेदवाद। शाश्वतवाद क्या कहता है? कोई चीज है सदा शाश्वत है। उच्छेदवाद क्या कहता है? अंत होता है। अब ये दोनों नहीं माने जा सकते हैं ना, क्योंकि शाश्वतवाद ये मानता है कि विनाश भी होता है, जब विनाश होगा तो सदा शाश्वत नहीं रह पाएगा। उच्छेदवाद कहता है अंत होता है, जब वस्तु का अस्तित्व है तो उसको समाप्त को नहीं माना जा सकता है कि नहीं? दो अतिवादी विचार, दो अतिवादी विचार हैं। इसी तरह की अतियां हैं, और भी अतियां हैं, जैसे आसक्ति और कायाक्लेश ना। पूर्णतः आसक्ति नहीं संभव है, पूर्णतः कायाक्लेश नहीं संभव है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मध्यम मार्ग अपनाइए, मध्यम मार्ग अपनाइए, और या मध्यम प्रतिपदा का ना, मध्यम प्रतिपद का सिद्धांत देते हैं। समझ में आ गया? तो इसमें इसीलिए विकल्प की बात हुई थी कि मध्यम मार्ग की बात करते हैं। आइए इसको समझते हैं। प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है तथा बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का आरंभ स्तंभ है। यह द्वितीय तृतीय आर्य सत्यों में निहित है। आर्य सत्य क्या है? दुख है, पहला आर्य सत्य। दूसरा दुख समुदय, दुख का कारण है। तीसरा दुख का निवारण हो सकता है। चौथा है दुख के निवारण के साधन। ये आर्य सत्य हैं। इसी आर्य सत्यों की व्याख्या में, दुख के कारण की व्याख्या में उन्हें प्रत्युत समुत्पाद को लाना पड़ा, लाए हैं। दुख का कारण है, उसके निरोध को भी बताता है।
दोनों एक ही सत्ता के पहलू हैं। सापेक्षवादी दृष्टि से विचार करने पर प्रतिसमुत्पाद संसार है तथा वास्तविकता की दृष्टि से विचार करने पर यही निर्वाण भी है, संसार भी है, निर्वाण भी है। प्रतिसमुत्पाद हमें बताता है कि भौतिक जगत में सब कुछ सापेक्ष, पर निर्भर, जरा मरण के अधीन होने का अनित्य है। संसार की प्रत्येक वस्तु सापेक्ष होने का न तो पूर्ण रूप से सत्य है न तो पूर्ण रूप से असत्य है। पूर्ण रूप से सत्य इसलिए नहीं है कि वो जरा मरण के अधीन है, पूर्ण रूप से असत्य इसलिए नहीं है क्योंकि उनका अस्तित्व दिखाई देता है। अभी तक बात हुई थी नहीं, हम लोग समझे थे। इस प्रकार सभी दृश्यमान वस्तुएं वास्तविकता तथा शून्यता के बीच में स्थित होती हैं। इस प्रकार बुद्ध ने अपने मत को मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा कहते हैं। वह दोनों अति विचारधाराओं शाश्वतवाद, उच्छेदवाद का निषेध है। बुद्ध का मध्यम मार्ग अरस्तु के स्वर्णिम मार्ग, गोल्डन पाथ के समान है। उन्होंने अतिशय आसक्ति और कायाक्लेश दोनों का विरोध किया। अपने प्रथम उपदेश में उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, संसार में दो अतियां हैं, इनसे धार्मिक व्यक्ति को बचना चाहिए। प्रथम सुख में पूरी तरह लिप्त होना, यह निम्न, अयोग्य, अपवित्र, अनैतिक और अवास्तविक है। दूसरा कायाक्लेश का जीवन, यह अंधकारपूर्ण, अयोग्य तथा मिथ्या है। तथागत ने इन दोनों अतियों से परे मध्यम मार्ग की खोज की जो नेत्र तथा मस्तिष्क को प्रकाशित करता है, शांति, ज्ञान, संबोध, निर्वाण की ओर ले जाता है। अब आपको मध्यम मार्ग समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाली, स्पेनिश। कौन थे भाई? सर्वप्रथम कौन यूरोपीय थे? पुर्तगाली थे। इसलिए विकल्प 3 इसमें सही होगा। क्या 1497 में पुर्तगाल के थे वास्को डी गामा। कौन थे? वास्को डी गामा। वो कैसे आए? अफ्रीका के किनारे किनारे उत्तमाशा अंतरीप को पार करते हुए एक गुजराती पथ प्रदर्शक था अब्दुल मजीद की सहायता से 9 माह की यात्रा करते हुए कहाँ पहुंचे? कालीकट के एक द्वीप है कप कडाबू पहुंचे। कालीकट के शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया। यहाँ पर वो 3 माह रुके, फिर जो है यहाँ से गए, जो सामग्री ले गए थे उसमें यात्रा व्यय के काटने के बाद जो है 60 गुना का उनको फायदा हुआ। यही पहला पुर्तगाली थे जिन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। इसके लिए क्या करना है आपको? यूपीटीजीटी प्लेलिस्ट 2004 निरस्त परीक्षा भाग 1 के क्वेश्चन नंबर 15 में जाइए, तो वहाँ आपको क्लियरिटी से मिल जाएगी। 2009 में क्वेश्चन नंबर 25 में भी आया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन किया गया है। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? चूड़ामन, राजा सवाई जय सिंह, राजा उदय सिंह, राजा मान सिंह। तो जयपुर का राजा सवाई द्वितीय थे, अमेरिका का कछवाहा शासक थे। ए है विकल्प 2 इसका सही उत्तर है। आइए इसको देखते हैं। अमेरिका के कछवाहा राजपूत सवाई जय सिंह द्वितीय 1688 से 1743 ईस्वी कुशल शासक होने के साथ साथ महान विधिवेत्ता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक, वैज्ञानिक थे। समझिए इनकी। उन्हें सवाई की उपाधि दी थी मुगल शासक फर्रुखशियर ने। उन्होंने कला एवं विज्ञान के महान केंद्र रूप में जयपुर की 1727 में स्थापना की। इसे गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। जयसिंह ने दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, वाराणसी, मथुरा में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वेधशालाएं बनवाई। तो प्रश्न पूछ देता है तो विकल्प में कहाँ कहाँ पर बनवाई थी? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, वाराणसी और मथुरा में। उसने सारणियों का एक सेट तैयार किया जिससे लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिले। इसका नाम क्या था? जिज मुहम्मदी। उसने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्व एलिमेंट्री ऑफ ज्योमेट्री का अनुवाद संस्कृत में किया। उसने त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों और लघुगणकों को बनाने और उसके इस्तेमाल संबंधित नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में कराया। जयसिंह समाज सुधारक भी थे। उन्होंने राजपूत लड़की की शादी
में अत्यधिक व्यय को रोकने के लिए कानून बनाने का भी प्रयास किया था। सन 1876 में तत्कालीन महाराज थे सवाई राम सिंह ने, इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, उनके पुत्र थे प्रिंस ऑफ वेल्स के युवराज एडवर्ड सप्तम के स्वागत के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। तभी से इस शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ गया 1876 के बाद से। अगला है चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? विकल्प 1 सैयद, 2 खिलजी, 3 मुगल, 4 लोदी। तो चगताई तुर्क शासक बाबर के बारे में आज समझते हैं। बाबर का पिता पक्ष से जो थे चगताई तुर्क तैमूर के पांचवे वंशज थे, और माता की ओर से मंगोल चंगेज खां के 14वें वंशज थे। ये मंगोल, और अपने बाबरनामा में बाबर कहता है कि वह अपने मातृ पक्ष को वरीयता देता है, तो मंगोल से बना मुगल, और बाबर ने जिस वंश की स्थापना की, जिस शासन को भारत में, उसको मुगल कहा गया, इसलिए विकल्प 3 इसमें सही है। और जो मुगल जो है लैटिन के मोंग शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बहादुर। समझ गए? उत्तर आपको मिल गया होगा। पढ़ लेते हैं। मुगल शब्द लैटिन शब्द मोंग से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर है। भारत में मुगल वंश का शासक बाबर था। पिता की ओर से चगताई तुर्क तैमूर का 5वां वंशज, माता की ओर से मंगोल चंगेज खां का 14वां वंशज था। लेकिन उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में स्वयं को अपनी मां के वंश से मानने पर जोर दिया, इसीलिए उसके द्वारा स्थापित वंश मुगल वंश कहलाया। अगला है महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए? तो पल्लव काल में पल्लव काल में क्या हुआ था, जो कला है उसको 4 भागों में बांटते हैं ना। एक महेंद्र शैली है, एक मामल्ल शैली है ना, एक राजसिंह शैली है, एक अपराजिता शैली है। इसमें जो मामल्ल शैली है, एकाश्म रथ मंदिर इसकी विशेषता है, एकाश्मक रथ मंदिर। ये मामल्ल शैली जो है, महामल्ल थे कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम फर्स्ट, इन्हीं के समय प्रारंभ हुई, और रथ मंदिर बने, जिनमें प्रमुख नाम है द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, गणेश रथ, पिडारी रथ, बलैंग कुट्टैथ रथ। इन रथों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, सबसे महत्वपूर्ण धर्मराज रथ है। कहाँ गया? धर्मराज रथ है। इसमें सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। इसको द्रविड़ शैली का अग्रदूत भी माना जाता है। इस तरह से आपने ये देखा, और डिटेल में समझना है तो प्लेलिस्ट यूपीटीजीटी वर्ष 2004 की पुनर्परीक्षा के दूसरी क्लास के प्रश्न संख्या 30 पर जाइए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। किसके समय में आया? इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? आप समझिए, ये था मोरक्को का मूल निवासी। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीकी द्वीप में है। ये कब आया था भारत? 1333 में आया था। 1333 में किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का, इसलिए विकल्प 3 इसमें विकल्प 3 सही है।
और मोहम्मद तुगलक ने इसको क्या बनाया, काजी बनाया, समझ रहे हैं। बाद में मोहम्मद तुगलक ने 1342 में इसको कहाँ भेजा था, चीन के राजा के पास, चीनी राजा के पास दूत के रूप में भेजा था व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए। और उसने जो है अपने यात्रा वृत्तांत पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है जिसको रेहला, क्या कहते हैं, रेहला कहते हैं। तो इस तरह से जो है इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, उसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें हम लोगों ने देख ली है। दूसरा क्या है, इब्न बतूता के बारे में और जानना है तो गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट यूपी टीजीटी के वर्ष 2005 के दूसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 38 पे जाइए, आपको मिल जाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने आज जो है वर्ष 2010 में आए हुए 20 क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक पर परिचर्चा कर ली है। परिचर्चा से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और एक सुझाव है कि जिन लोगों ने जो है गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ अर्जित कर सकें। और किसी तरह से कोई भी जो है दिक्कत या परेशानी हो, अस्पष्टता ना बन रही हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करिए, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक शेयर करिए। आप सब लोग जो है गवर्नमेंट स्टडी सेंटर में जुड़े रहें। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।